जय हिंद साथियों, वेलकम बैक टू लैक्स लीगम एकेडमी। इस वीडियो में हम वॉइड एग्रीमेंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने कॉन्ट्रैक्ट की सीरीज को कंटिन्यू किया था और हमने यह पढ़ा था कि एक एग्रीमेंट जो होता है सेक्शन 25 में वॉइड होता है, या सेक्शन 23 और 24 के अगर लॉफुल या अनलॉफुल कंसिडरेशन उसके अंदर होते हैं तो उसका क्या कंसीक्वेंस होता है, ये लास्ट वीडियोस में हमने डिस्कस किया था। और फ्री कंसेंट क्या होती है ये भी हमने डील किया था कि वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट किस तरह से होते हैं। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं वॉइड एग्रीमेंट के बारे में, यानी वॉइड एग्रीमेंट जो होते हैं वो क्या होते हैं और उनका प्रोविजन जो है कहां पर दिया गया है। तो देखो, वॉइड एग्रीमेंट हमारे सेक्शन 26 से 30 तक इनको दिया गया है और वॉइड एग्रीमेंट की डेफिनेशन सेक्शन 2G में दी गई है। और 2G कहता है कि कोई भी ऐसा एग्रीमेंट जो एनफोर्सिबल बाय लॉ नहीं है, कोई भी ऐसा एग्रीमेंट जो एनफोर्सिबल बाय लॉ नहीं है, यानी वो सेक्शन 10 की कंडीशंस को फुलफिल नहीं कर रहा है। यहां पर आपको एक चीज और समझनी होगी, वो है वॉइड कॉन्ट्रैक्ट किसको कहते हैं। देखो, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट और वॉइड एग्रीमेंट में थोड़ा सा डिफरेंस है, क्योंकि यहां पर वर्ड यूज हुआ है कॉन्ट्रैक्ट, और कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या है कि कोई भी ऐसा एग्रीमेंट जो फुलफिल करता है कंडीशंस सेक्शन 10 की। और इसका मीनिंग यह हुआ कि ये एक कॉन्ट्रैक्ट तो है लेकिन इसके साथ वॉइड जुड़ा हुआ है, जो सेक्शन 2I में डिफाइन किया गया है। तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है, एक वॉइड एग्रीमेंट में और वॉइड कॉन्ट्रैक्ट में। तो देखो, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसके अंदर लैक ऑफ एसेंशियल्स होते हैं, यानी सेक्शन 10 में मान लीजिए उसके अंदर कॉम्पिटेंट पार्टीज नहीं है या फिर उसके अंदर फ्री कंसेंट नहीं है, तो वो क्या हो जाएगा, एक तरह से अनएनफोर्सेबल हो जाएगा, यानी उसकी वैलिडिटी जो है वो नहीं है, या फिर कानून ने उसको मना कर रखा हो कि वो एग्रीमेंट बन ही नहीं सकता है, तो वो सब एग्रीमेंट जो है एक तरह से वॉइड हो जाएंगे। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होता है जो इनिशियली, यानी जब ए और बी पार्टी ने उनको बनाया था तब तो वो वैलिड था, यानी वो कॉन्ट्रैक्ट जब बनाया गया था तब तो वैलिड था, लेकिन कुछ चेंजेस होने की वजह से, यानी लॉ में चेंजेस हो गए, लॉ ने पहले उसको वैलिड रखा था लेकिन अब कुछ लॉ पास करके ऐसे एग्रीमेंट को वॉइड डिक्लेयर कर दिया गया है, तो अब वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। जैसे एग्जांपल के लिए समझते हैं, 2016 से पहले बिहार के अंदर लिकर को बेचना जो था वो एक तरह से वैलिड था। बिहार में लिकर, शराब को बेचना वैलिड था। तो यहां पर सबने कोई कॉन्ट्रैक्ट किया होगा, यानी अगर ए और बी के बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ शराब के लिए, शराब की खरीदो फरोख्त के लिए, तो वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड था। लेकिन 2016 में ये जो लॉ था, यानी लिकर को यहां पर बैन कर दिया गया, तो ये जो सारे कॉन्ट्रैक्ट थे इनके बीच, अब ये सारे के सारे वॉइड कॉन्ट्रैक्ट्स बन जाएंगे, यानी अब ये इनवैलिड हो जाएंगे। तो ये सीज टू बी अब वैलिड कॉन्ट्रैक्ट हो गए, अब ये जो है एनफोर्सेबल नहीं होंगे। आगे हम डिस्कस करते हैं, सबसे पहला हमारा सेक्शन आता है सेक्शन 26, और सेक्शन 26 डील करता है एग्रीमेंट इन रेस्ट्रेंट ऑफ मैरिज, यानी कोई भी एक ऐसा एग्रीमेंट जो किसी के शादी करने को रोक रहा हो। शादी करना जो है एक फंडामेंटल राइट है, यानी आर्टिकल 21 में वो एक फंडामेंटल राइट है कॉन्स्टिट्यूशन के, राइट टू मैरी और राइट टू चूज द पार्टनर, जिससे वो शादी करना चाहे, जैसे करना चाहे, वो उनकी पर्सनल लिबर्टी है, वो जैसे भी शादी करना चाहे। तो कोई पर्सन किसी के शादी करने के अधिकार को किसी कॉन्ट्रैक्ट से छीन नहीं सकता, और अगर कोई ऐसा करता है कि तुम शादी नहीं करोगे, वहां पर जो है उस पर रेस्ट्रेंट लगाता है, रेस्ट्रेंट मतलब रोक लगाता है, तो ऐसे एग्रीमेंट वॉइड होंगे, उनको हम जो है वॉइड डिक्लेयर करेंगे। और अगर किसी माइनर की शादी के लिए कोई एग्रीमेंट किया गया है रोकने के लिए, तो ऐसा एग्रीमेंट जो है वो वैलिड होगा, उसको इनवैलिड डिक्लेयर नहीं करेंगे, क्योंकि माइनर की जो है शादी करने के प्रोविजन दिए गए हैं कि उसकी एज ऑफ मेजॉरिटी होनी चाहिए, तभी उसकी शादी हो सकती है, यानी गर्ल जो है 18 होनी चाहिए और बॉय 21 होना चाहिए। तो अगर इनसे कम कोई पर्सन है और उसकी शादी के लिए कोई एग्रीमेंट किया गया है तो वो एग्रीमेंट वैलिड होगा। क्यों? क्योंकि वहां पर माइनर की शादी को तो रोका जा सकता है, वो एक वैलिडिटी है, लेकिन कोई एडल्ट है, उस एडल्ट की शादी को नहीं रोक सकते। लेकिन यहां पर एक सिचुएशन देखते हैं हम रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन की, यानी शादी के ऊपर जो है रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन लगाई जा सकती है। जैसे इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल है राव रानी वर्सेस गुलाब रानी, 1942 का एक केस है। इसमें क्या होता है कि हस्बैंड की डेथ हो जाती है और उसकी दो वाइफ होती हैं, वाइफ 1 वाइफ 2। इसके मरने के बाद इनको हम कहेंगे विडो 1 और विडो 2। तो इन दोनों के बीच एक एग्रीमेंट होता है कि हमको जो हस्बैंड की प्रॉपर्टीज मिली हैं
तो हमारे पास वो तब तक रहेंगी जब तक हम में से कोई रीमैरी ना कर ले। इनके बीच ये अरेंजमेंट हो जाता है प्रॉपर्टीज को रखने का। लेकिन यहां पर जो है, जो वाइफ 2 है वो रीमैरी कर लेती है, यानी उसने जो है शादी कर ली, तो ये सारी प्रॉपर्टी की मालिक बन जाती है। तो ये जो है अपनी प्रॉपर्टी को वसूलने के लिए सूट फाइल करती है। तो कोर्ट यहां पर कहता है कि ये जो एग्रीमेंट था ये एक वैलिड एग्रीमेंट था। क्यों? क्योंकि यहां पर एक रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन है। यहां पर वाइफ को जो है, इनमें से इन दोनों ने अपने आप में से किसी दूसरे को पूरी तरीके से शादी करने से नहीं रोका है। सिर्फ एक कंडीशन है कि अगर तुम यहां इन प्रॉपर्टीज को लेना चाहती हो, इनका एंजॉयमेंट करना चाहती हो, तो शादी के बाद भी तुम शादी मत करना, यानी जब तो इसकी डेथ हो गई उसके बाद दूसरी शादी मत करना। यहां पर ये कर लेती है, तो ये क्या होगी? एक रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन होगी। नेक्स्ट प्रोविजन इसमें हम देखते हैं सेक्शन 27, और सेक्शन 27 डील करता है एग्रीमेंट इन रेस्ट्रेन ऑफ ट्रेड। यानी कोई भी पर्सन अगर किसी के ट्रेड मतलब बिजनेस करने के राइट को किसी कॉन्ट्रैक्ट से खत्म करता है, तो ऐसा एग्रीमेंट भी जो होगा वॉइड होगा। इसके अंदर हम इसको मानेंगे कि वो एग्रीमेंट वॉइड है। क्यों? क्योंकि आर्टिकल 19 क्लोज 1 की जी जो है, कॉन्स्टिट्यूशन, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, उसमें आर्टिकल 119 क्लोज 1 जी जो है एक राइट टू ट्रेड देती है कि हर किसी के पास जो है अपना ट्रेड करने का, अपना बिजनेस करने का, अपना प्रोफेशन करने का जो है राइट है। तो यानी इसे कोई छीन नहीं सकता। जब कानून किसी को कोई राइट देता है तो अब हम किसी कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू, किसी एग्रीमेंट के थ्रू जो है उसको छीन नहीं सकते, क्योंकि वो डिफीट करेगा प्रोविजन ऑफ लॉ और वो एक वॉइड एग्रीमेंट हो जाएगा। इसके कुछ एक्सेप्शंस आते हैं। एक्सेप्शन मतलब जहां पर ये पॉइंट जो है एक तरह से अप्लाई नहीं होगा। सबसे पहले इसमें आता है गुडविल, यानी जब कोई अपनी गुडविल सेल करता है, जैसे ए ने बी को गुडविल सेल कर दी, तो जाहिर सी बात है कि ए जो है अब इस गुडविल का यूज करने से रेफरेन करेगा अपने आप को। यानी बी और ए के बीच में एग्रीमेंट हो सकता है कि दूसरा पर्सन उस गुडविल का अब यूज ना करे। या फिर मान लीजिए पार्टनरशिप है, तो पार्टनरशिप में मान लीजिए 3 पार्टनर हैं, ए, बी और सी। तो यहां पर इन तीनों के बीच ये एग्रीमेंट हो सकता है कि कोई भी सीक्रेट इंफॉर्मेशन जो है किसी को लीक नहीं करेगा, या जब तक हमारी पार्टनरशिप चल रही है उस पार्टनरशिप के दौरान हम में से कोई किसी दूसरे काम को नहीं करेगा, ताकि हम अपनी इसको आगे कंट्रोल करते रहें। नेक्स्ट प्रोविजन आता है इसमें हमारा सेक्शन 28, और सेक्शन 28 डील करता है एग्रीमेंट इन रेस्ट्रेन ऑफ लीगल प्रोसीडिंग। देखो सिंपल बात यह है कि अगर कानून ने कोई राइट क्रिएट कर दिया, जैसे मान लीजिए ए और बी के बीच एग्रीमेंट हुआ कि हम जो है, जो भी डिस्प्यूट अराइज होगा वहां पर किसी पार्टी का राइट ही नहीं होगा। अगर मैं तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट तोड़ देता हूं तो तुम किसी सूट फाइल नहीं कर सकते, कोर्ट के अंदर सूट फाइल नहीं कर सकते। यानी हमें क्या दिया? लॉ ने हमें एक राइट दिया कि हम क्या कर सकते हैं? सूट ला सकते हैं कि अगर कोई भी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट करता है। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का मीनिंग होता है कि जब एक पार्टी अपने ऑब्लिगेशन को परफॉर्म नहीं करती है, उसको हम ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। तो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो ए और बी के बीच दोनों के पास राइट आ गया कि ये क्या कर सकते हैं? लीगल प्रोसीडिंग इनिशिएट कर सकते हैं, यानी मुकदमा दर्ज कर सकते हैं कोर्ट के अंदर। तो यहां पर अगर कोई पार्टी ऐसा करती है जहां पर वो एब्सोल्युटली मतलब पूरी तरह से वो रोक देती है किस चीज के लिए? एनफोर्समेंट ऑफ राइट्स। जो राइट्स कॉन्ट्रैक्ट में बने हैं उन कॉन्ट्रैक्ट्स को एनफोर्स करने से पार्टी को रोक दिया गया है, या फिर उसके अंदर टाइम की लिमिट सेट कर देते हैं। जैसे कानून ने हमसे कहा है कि अगर कोई पर्सन किसी को ब्याज पर पैसे देता है तो उसके पास 2 साल की रिकवरी का टाइम है, 2 ईयर्स। तो ना तो यहां पर ये इस टाइम को बढ़ा सकता है और ना ही एक तरह से ये इसको जो है घटा सकता है। क्यों? क्योंकि जो कानून ने लिमिट सेट कर दी उस लिमिट के अंदर रहते हुए ही किसी भी एप्लीकेशन को या किसी भी सूट को इंस्टीट्यूट किया जा सकता है। किसी एग्रीमेंट के थ्रू हम लेजिस्लेचर की बनाई गई प्रक्रिया को जो है खत्म नहीं कर सकते। इसी के साथ अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट किसी के अधिकार को एक्सटिंग्विश करता है या डिस्चार्ज कर देता है लायबिलिटी से, किसी राइट मतलब अधिकार को एक्सटिंग्विश मतलब उसको खत्म करना, और डिस्चार्ज मतलब कि अपनी जो लायबिलिटी है, जो जिम्मेदारी है, उससे मुक्ति मिल जाना, तो किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू ऐसा नहीं कर सकते। अगर किसी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर इस तरह से कोई बात की गई है जहां पर किसी की लायबिलिटी खत्म होती हो कुछ समय के अंदर, कि अगर तुम इतने दिनों में काम नहीं करोगे तो ये हो जाएगा, तो कानून ने जो प्रक्रिया सेट की है उस प्रक्रिया को कोई एग्रीमेंट के थ्रू जो है नष्ट नहीं कर सकता, उसको खत्म नहीं कर सकता है। लेकिन इसके अंदर हम ये देखते हैं कुछ एक्सेप्शंस आते हैं। जैसे मान लीजिए
ए और बी के बीच एग्रीमेंट है और ए और बी ये डिसाइड करते हैं कि अगर इन फ्यूचर में कोई डिस्प्यूट अराइज होता है हमारे बीच में तो हम कोर्ट में नहीं जाएंगे, कोर्ट में ना जाकर हम अपने मैटर को आर्बिट्रेशन में ले जाएंगे। आर्बिट्रेशन का मतलब यह होता है कि दो पार्टी में जो डिस्प्यूट है, एक थर्ड पार्टी आर्बिट्रेटर बैठता है और उनको एक डिसीजन पर, एक निर्णय पर पहुंचवाने में मदद करता है। अब यहां पर क्या है कि फ्यूचर में कोई अगर आता है तो, और अगर ऑलरेडी यानी पहले से ही कोई डिस्प्यूट अराइज हो गया है और पार्टी जो है एग्री करती हैं, यानी डिस्प्यूट अराइज होने से पहले या मतलब ब्रीच के पहले वो चीज बन चुकी है कॉन्ट्रैक्ट, या फिर ब्रीच के बाद जो है उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया है कि हम अपना जो मैटर है वो आर्बिट्रेशन में ले जाएंगे, तो वो एग्रीमेंट वैलिड होगा। दूसरा इसमें आता है एक्सक्लूसिव ज्यूरिसडिक्शन। जैसे मान लीजिए ए और बी के बीच में एग्रीमेंट है और इनका जो ज्यूरिसडिक्शन है वो दो कोर्ट में आता है। मान लेते हैं कि ये जो दोनों पर्सन हैं या तो वो मुंबई कोर्ट में सूट फाइल कर सकते हैं या गाजियाबाद कोर्ट के अंदर सूट फाइल कर सकते हैं। तो यहां पर ए और बी ये कहते हैं कि ठीक है, हमारे बीच अगर कोई डिस्प्यूट अराइज होता है तो हम उसे सिर्फ गाजियाबाद कोर्ट के अंदर ही इंस्टीट्यूट करेंगे, गाजियाबाद के इंस्टीट्यूट करेंगे। तो यहां पर क्या हो गया, जहां कहीं भी कोर्ट का कंकरेंट यानी एक जैसा ज्यूरिसडिक्शन आता है तो उस सिचुएशन में पार्टीज उनमें से किसी एक ज्यूरिसडिक्शन को चुन सकती हैं कि हमारे मैटर जितने भी अराइज होंगे हम उनका जो डिस्पोजल है इस कोर्ट के अंदर कराएंगे, तो वो एग्रीमेंट जो है वैलिड होंगे सेक्शन 28 के अंदर। नेक्स्ट सेक्शन आता है इसमें हमारा सेक्शन नंबर 28, और सेक्शन 28 बात करता है अनसर्टेन एग्रीमेंट की। अनसर्टेन एग्रीमेंट वो एग्रीमेंट है जहां पर सर्टेनिटी नहीं है, यानी ये क्लियर नहीं है कि वो कॉन्ट्रैक्ट असल में चाहता क्या है। जैसे एग्जांपल के लिए समझते हैं, ए जो है ऑर्डर करता है बी की कंपनी में ऑयल। अब बी की जो कंपनी है वो दो ऑयल बनाती है, एक मस्टर्ड ऑयल और एक कोकोनट ऑयल। तो यहां पर ये क्लियर नहीं बताया कि ऑयल कौन सा, तो यहां पर क्या है, अनसर्टेनिटी है। और दूसरा एग्जांपल देखते हैं, ए जो है ऑर्डर करता है बी की कंपनी में, बी की कंपनी यहां पर सिर्फ कोकोनट ऑयल बनाती है और वो यहां पर भी ऑयल कहता है, तो यहां पर जाहिर सी बात है कि इसने कोकोनट ऑयल ही किया होगा, लेकिन इस केस में सर्टेन नहीं है। तो कोई भी एग्रीमेंट जिसमें सर्टेनिटी नहीं है वो एग्रीमेंट जो है सेक्शन 29 के अंदर वॉइड डिक्लेयर कर दिए गए हैं। नेक्स्ट सेक्शन आता है इसमें हमारा सेक्शन 30, और सेक्शन 30 बात करता है एग्रीमेंट बाय वे ऑफ वेजर। वेजर का मतलब होता है एक तरह से शर्त लगाना, शर्त लगाने को यहां पर हम समझेंगे। और इसी के साथ जो है नेक्स्ट वीडियो में हम 31 से लेकर 36 तक कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट यानी सम आश्रित संविदा। समवासित संविदा को भी जो है जब हम पढ़ेंगे तो हमें यह पता होना चाहिए कि वेजर एग्रीमेंट क्या होता है, ताकि हम वहां पर इन दोनों का कंपैरिजन अच्छे तरीके से कर सकें। तो देखो सेक्शन 30 क्या कहता है कि जब कोई भी पार्टी यानी ए और बी कोई ऐसा एग्रीमेंट करते हैं जिसके अंदर उन्होंने शर्त लगाई है, तो वो एग्रीमेंट वॉइड होगा और शर्त के जो पैसे हैं उनकी कोई रिकवरी नहीं हो सकती, यानी उनको रिकवर नहीं किया जा सकता। अब हम यहां पर शर्त किसको कह रहे हैं, कौन सी ऐसी चीजें होंगी जिनको बेट कहेंगे या शर्त कहेंगे। तो सबसे पहली चीज वहां पर होनी चाहिए कि अनसर्टेन इवेंट होना चाहिए, यानी सर्टेनिटी, कोई इवेंट जो है वो कंपल्सरीली होना ना हो, अनसर्टेनिटी हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। दूसरा, एक पार्टी को प्रॉफिट होना चाहिए और दूसरी पार्टी को लॉस होना चाहिए। और तीसरा इसमें क्या होना चाहिए कि किसी भी पार्टी का उस इवेंट पर, यानी जिस इवेंट पर उन्होंने शर्त लगाई है, जिस चीज के होने पर उन्होंने शर्त लगाई है, वो किसी पार्टी के कंट्रोल में नहीं होना चाहिए, और उन्होंने प्रॉमिस किया हो कि अगर तुम में से कोई जीतता है, हम दोनों में से कोई जीतता है, तो हम उसे प्रॉफिट देंगे, एक तरह से शर्त का पैसा देंगे। अब यहां पर समझते हैं, जैसे मान लीजिए ए जो है बी से एक बैट लगाता है कि अगर इंडियन टीम जीत गई तो मैं तुम्हें जो है 10,000 रुपए की पेमेंट करूंगा, और ये भी कहता है 10,000 रुपए की पेमेंट करूंगा। तो इन दोनों की जो शर्त है वो 10,000 रुपए की है कि अगर जीती मैं दूंगा, अगर हारी मैं दूंगा। तो अब यहां पर क्या हो रहा है कि एक तो क्रिकेट का आउटकम ना तो ए को पता है ना बी को पता है, और यहां पर अनसर्टेनिटी भी है कि कौन सी टीम जीते, कौन सी टीम जीत सकती है, कौन सी टीम नहीं जीत सकती, ये क्लियर नहीं है। तो इस सिचुएशन में एक पार्टी या तो जीतेगी, यानी किसी ना किसी को इनमें से जरूर लॉस जरूर होगा, ए टीम को या बी टीम को जो है यहां पर लॉस होने वाला है। तो इसके अंदर चारों चीजें ऐड हो जाती हैं। तो क्रिकेट पर लगाई गई बेट जो है, जिसको हम एक तरह से सट्टा भी कहते हैं, वो क्या है, एक तरह से वॉइड एग्रीमेंट है, उन सबको वॉइड डिक्लेयर करा गया है।
अब यहां पर एक छोटी सी पॉइंट ये समझ लो कि जो टीम्स खेलती हैं, जैसे इंडियन टीम और इंग्लैंड टीम खेल रही हैं, तो उस सिचुएशन में क्या होगा, वहां पर टीम का लॉस नहीं होता है। कोई थर्ड पार्टी उनके ऊपर जो है पैसा लगाती है कि जोन सी भी टीम जीतेगी हम उसको ये पेमेंट करेंगे, तो उन्हें कुछ लॉस नहीं हो रहा, उन्हें क्या करना, देना ही है। तो टीम ए ने कोई पैसा नहीं, यानी इंडियन टीम ने कोई पैसा नहीं लगाया, इंग्लैंड टीम ने कोई पैसा नहीं लगाया, और यहां पर ये एग्रीमेंट जो है वैलिड होगा। लेकिन इंडियन टीम पर कोई थर्ड पर्सन यानी हम या तुम जो है उसके ऊपर कोई बैट लगाते हैं तो वो एग्रीमेंट वॉइड होगा। और अगर कोई पार्टी जीत जाती है, उसके पैसे नहीं दिए जाते हैं, तो वो कोर्ट में सूट फाइल करने के बाद कोर्ट उससे कहेगी कि हम तुम्हें पैसा नहीं देंगे। तो ये सारे के सारे हमने इसके अंदर देखे कि वॉइड एग्रीमेंट कौन कौन से हमारे इस इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर दिए गए हैं, जो कि हमारे सेक्शन 23 में भी है, 24 में भी हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि 23 ये बात करता है कि कौन कौन से ऐसे एग्रीमेंट होंगे जिनके ऑब्जेक्ट लॉफुल और अनलॉफुल होंगे, तो उनका कंसिक्वेंस क्या होगा। और अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट ऐसा है जिसका एक पार्ट तो वैलिड है और एक पार्ट इनवैलिड है, अगर उनको सेपरेट कर सकते हैं तो वो वैलिड होगा, अदरवाइज इनवैलिड होगा। 25 में हमने एक इंपॉर्टेंट प्रोविजन पढ़ा कि अगर कोई एग्रीमेंट ऐसा है जिसके अंदर कंसीडरेशन नहीं है, जिसके अंदर कंसीडरेशन नहीं है, वो एग्रीमेंट भी वॉइड होंगे। 26 के अंदर हमने पढ़ा मैरिज के रिगार्डिंग कि अगर कोई मैरिज में रेस्ट्रेंट लगाता है। 27 में हमने डिस्कस किया ट्रेड, और 28 में डिस्कस किया हमने लीगल प्रोसीडिंग, और 29 में डिस्कस किया अनसर्टेन कॉन्ट्रैक्ट, और लास्ट हमने डिस्कस किया सेक्शन 30 वेजर एग्रीमेंट। तो ये जो है हमारे एक तरह से वॉइड एग्रीमेंट है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू, जय हिंद।